नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। कुछ दिन भी नहीं बीतते कि देश के किसी न किसी कोने से पुल टूटने की खबर सामने आ जाती। लोग मरते हैं, सरकारें जांच करती है और फिर वही ढाक के तीन पार। सिस्टम वैसे ही चलता रहता है। आखिर ये कौन सा सिस्टम है जो टूटते पुलों के बीच भी आराम फरमा रहा है? लोगों की मौत की चीखों से भी जिसकी नींद नहीं खुल रही, वो कौन से लोग हैं जो विकसित भारत के सपने की जड़ में भ्रष्टाचार का मट्ठा डाल रहे हैं? वो कौन सा तंत्र है जो अपनी जिम्मेदारी भूलकर लोगों को मरने के लिए छोड़ देता है? आज देश का मूड मीटर में इन्हीं सवालों की पड़ताल करूंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए गुजरात पुल हादसे की वो तस्वीर जिसने हर बेटे, हर मां, हर इंसान को झकझोर कर रख दिया। पुल से नीचे गिरी इस मां की चित्कार उस सिस्टम के कानों में गूंजनी चाहिए जिसने इस कमजोर पुल पर गाड़ियों की आवाजाही रोकने की जहमत नहीं उठाई। नदी में डूबती ये मां चिल्ला रही है, रो रही है, एक गुजराती में बता रही है कि इनका बेटा पानी में डूबकर मर चुका है। इस मां की आवाज में दर्द है, भयानक दर्द है। यह आवाजें डराने वाली है। यह आवाज उस लापरवाह सिस्टम पर एक करारा तमाचा है जिसके लिए आम लोगों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। माथी आवे छे, आवे। तो इस मां की आवाज में दर्द और बेबसी है जो हर सुनने वाले के दिल को चीर देती है। यह सिर्फ एक पुल का ढहना नहीं है साहब, ये जिंदगियों, सपनों और परिवारों का टूटना है, बिखरना है। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा भी और आगे बढ़ सकता है। और हादसा भी ऐसा कि एक पल में सब कुछ बिखर गया। सोचिए, जो लोग अपने परिवारों के लिए रोटी के जुगाड़ में निकले थे, एक तरीके से उनके नीचे जमीन निकल गई और वो अचानक नदी की गहराइयों में खो गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक गंभीरा पुल लंबे समय से जर्जर हालत में था। इसे लेकर स्थानीय मीडिया में रिपोर्टिंग भी हुई। चिट्ठियां लिखने से लेकर ब्लॉग बनाने तक इस पुल की जर्जर हालत सरकारों के सामने लाने के लिए क्या नहीं किया गया। लेकिन हुआ क्या, जरा देख लीजिए। आखिरकार पुल टूट गया और लोग मर गए। 9 दिन पहले ही इस पुल के बारे में लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। वो वीडियो देखिए जरा एक बार। વિડીયોના માધ્યમથી જાહેર જનતાને આપણે દેખાડવા માંગીએ છીએ કે જ્યારે જ્યારે વરસાદ પડે છે ને ત્યારે ત્યારે તંત્રની જે પોલ છે એ ખુલ્લી થાય છે। આવી જ રીતના તંત્રની પોલ દર વર્ષે જે વડોદરા જિલ્લા અને આણંદ જિલ્લાને જોડતો જે પાદરા અને ગંભીરા બ્રિજ, જે પાદરા આણંદને જે રસ્તો જોડે છે, હજારોની સંખ્યા પર અહીંયા જે ભારદારી વાહનોની અવરજવર થાય છે। અને પાદરા તાલુકા અને આણંદ તાલુકાની અંદર તમે જુઓ કે આ બ્રિજ એકમાત્ર એવો બ્રિજ છે કે જ્યાંથી તમામ બંને જિલ્લાને જોડતા તમામ વાહનો અહીંયાથી પસાર થાય છે। અને અહીંયા તમે જુઓ કે મસ્ત મોટા ખાડા પડી ગયા છે। ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને દર ચોમાસે આ પરિસ્થિતિનું ઉત્પન્ન થાય છે। દર ચોમાસે અવાજ ઉઠાવવો પડે છે અને દર ચોમાસે પણ અત્યારે મોટી ગેપ જોવા મળી રહી છે, જે જોઈ શકાય છે। અને ગેપમાં જે છે તે સળિયા પણ અત્યારે નજરે પડી રહ્યા છે। આ જે સ્થિતિ છે તે બતાવે છે કે આગામી દિવસોમાં બ્રિજની હાલત વધારે ખરાબ થઈ શકે છે। જોઈ શકાય છે આ જે જોઈન્ટ છે તે જોઈન્ટમાં પણ જે સળિયા છે તે અત્યારે કેટલાક ઠેકાણે જોવા મળી રહ્યા છે। કેમેરામેનને વિનંતી કરીશ કે તે નજીક આવે અને નજીકથી આ સળિયા બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશું આપને।
આ જે જોઈન્ટ છે તે જોઈન્ટ અત્યારે જ્યારે ભારે વાહનો અહીંયાથી પસાર થાય ત્યારે અમને પણ જાણે કે અહીંયા ઊભા રહ્યા હોય તો કોઈ ઝૂલા ઉપર ઊભા હોય તેવી ફિલિંગ આવી રહી છે। ત્યારે જો દ્વિચક્રી વાહન ચાલકો અહીંયાથી પસાર થાય અને તેમની બાજુમાંથી ભારે વાહન જ્યારે નીકળે ત્યારે તેમની શું સ્થિતિ થતી હશે તે અહીંયા ઊભા ઊભા પણ અમે અત્યારે ફીલ કરી શકીએ છીએ। ત્યારે જવાબદાર જે તંત્ર છે તે આ બ્રિજની મુલાકાત લે અને જે કોઈ પણ તેમાં ખામી હોય તે दूर। तो वैसे तो इस गंभीरा पुल को इलाके में सुसाइड पॉइंट कहा जाता था, क्योंकि खुदकुशी के कई मामले यहां सामने आए थे। लेकिन आज जो हुआ वो खुदकुशी नहीं है, वो मर्डर है, वो हत्या है। उस सिस्टम ने मर्डर किया है जिसे पता था कि इस पुल को बंद करने की जरूरत है, सख्त जरूरत है, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया। पिछले साल कुछ मामूली मरम्मत करके खानापूर्ति कर दी गई, छोटे मोटे गड्ढों को भर दिया गया और लोगों के लिए डेथ ट्रैप बनाकर छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों की चेतावनियां अनसुनी कर दी गई और आज उस लापरवाही की कीमत मासूम जिंदगियों को चुकानी पड़ी। ब्रिज के अगर हिस्से को आप देखें तो देखिए किस तरीके से दो पिलर के बीच का ये हिस्सा जो है वो सीधा धराशायी होकर नीचे गया, जिसके बाद ये हादसा हो चुका है। हालांकि सवाल इस वक्त अब ये खड़ा होता है कि जब पिछले साल इस ब्रिज को रिपेयर किया गया था तो उस वक्त इस ब्रिज पे से हैवी व्हीकल की आवागमन को बंद क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जब कई सारे प्रोटेस्ट हुए थे, MP MLA तक गुजरात सरकार को चिट्ठी लिख चुके थे कि ये ब्रिज जर्जरित हो चुका है पूरी तरह, और सरकार ने भी मान लिया था और सरकार ने भी ये मानते हुए 212 करोड़ रुपए का एक बजट पास करते हुए नया ब्रिज बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उसी बीच ये हादसा हो गया। तो अगर उसी बीच जब सरकार मान चुकी थी और टेंडर प्रक्रिया नए ब्रिज के लिए शुरू कर दी थी, तो अगर उस बीच अगर इस ब्रिज पर से आवागमन को, हैवी व्हीकल के आवागमन को अगर पूरी तरह से बंद कर दिया गया होता तो यह हादसा नहीं होता। लापरवाही है या भ्रष्टाचार है या क्या कुछ है, ये सब कुछ जांच के बाद साफ होगा, क्योंकि 2022 में जब मोरबी में हादसा हुआ था उसके बाद 3 साल पहले गुजरात सरकार ने सभी ब्रिज के ऑडिट का एक आदेश दे दिया गया था, लेकिन महज 3 साल के भीतर ये एक ब्रिज का धराशायी होना, कोलैप्स होना और इतने लोगों की मौत होना, आखिरकार किसी ना किसी को तो अब जवाबदेही लेनी होगी। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस हादसे पर शोक जाहिर किया और तत्काल जांच के आदेश दिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त नामीबिया में हैं, उन्होंने वहां से CM से बात की और हादसे पर शोक जताया। इसी के साथ मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया। लेकिन सवाल वही है कि क्या यह रकम उस दर्द को कम कर सकती है जो उस महिला की चीख में गूंज रही थी? क्या यह उन परिवारों के आंसुओं को पोंछ सकती है जिन्होंने अपनों को खो दिया? क्या यह रकम उस महिला की तकलीफों को कम कर सकती है जिसका पति ही नहीं, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी इस हादसे में मारे गए हैं? सच तो यह है कि यह हादसा सिर्फ एक ढांचे का टूटना नहीं है, बल्कि विश्वास और जिम्मेदारी का टूटना भी है। ये जो आपको पुल के 2 पिलर्स के बीच में खाली हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, वो इसलिए खाली नहीं है क्योंकि वहां का स्पैन टूटकर नीचे गिरा है। वो इसलिए गायब है क्योंकि इस देश में सिस्टम के भीतर जवाबदेही गायब हो चुकी है। वो इसलिए गायब है क्योंकि उसकी जगह भ्रष्टाचार ने ले ली है। वरना ऐसा कैसे होता कि इसी गुजरात में मोरबी हादसे के बाद राज्य के सारे पुलों के ऑडिट का ऑर्डर दिया गया, बावजूद इसके ये पुल धराशायी हो गया। कभी कभी तो आपको यह भी लग सकता है कि कहीं कोई सिस्टम है भी कि नहीं इस देश में। इस देश में AC, फ्रिज, कार, बाइक जो भी खरीदिए सब पर वारंटी गारंटी होती है साहब, और यहां इतने बड़े पुल पर कोई वारंटी गारंटी नहीं कि यह सेफ है या नहीं, इस पर गुजरना है या नहीं, इस पे जाएंगे तो जिंदगी बचेगी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। और जिन पर जिम्मेदारी है इसे संभालने की, वो बस अपनी नौकरी बजा रहे हैं। क्या इस देश में रोड पुल के लिए कोई गारंटी कार्ड नहीं जारी कर सकते? क्या ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता
कि सिर्फ उन्हीं ठेकेदारों का काम का मौका मिलेगा जो गारंटी के साथ काम करेंगे। इस पुल के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी लाइफ पूरी हो चुकी, लेकिन यह पुल तो सिर्फ 40 साल पुराना था और पुल की लाइफ तो कम से कम 50 से 100 साल के लिए डिजाइन की जाती है। इंडियन रोड कांग्रेस, जो देश में सड़कों और पुलों के निर्माण के तकनीक से जुड़ी सबसे पुरानी संस्था है, वो कहती है कि पुलों को 100 साल टिकने के लिए तैयार किया जाता है, बशर्ते कि बीच बीच में उसकी मरम्मत और रख रखाव होता रहे। एक गंभीरा ब्रिज सिर्फ 40 साल में कैसे टूट गया फिर? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि जब इसकी जर्जर हालत यहां के सारे स्थानीय लोगों को दिखाई दे रही थी, इस पर वीडियो बन रहे थे, ब्लॉग बन रहे थे, चिट्ठियां लिखी जा रही थी, ट्विटर पे पोस्ट किया जा रहा था, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा था, तो ये फिर उन लोगों को क्यों नहीं दिखा जिसकी जिम्मेदारी पुलों की मरम्मती और रख रखाव की होती है? और साहब, ये कोई गांव की पुलिया या कोई छोटे नदी का पुल नहीं है। यह आनंद को वडोदरा से जोड़ने वाला, या यूं कह लीजिए कि सौराष्ट्र को सेंट्रल गुजरात से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुल है। यह वो पुल है जिससे हर रोज हजारों गाड़ियां गुजरती, फिर भी किसी ने इसकी जर्जर हालत पर गौर क्यों नहीं किया? इसे डीकमीशन क्यों नहीं किया गया? और डीकमीशन करने से पहले अगर पुल बाढ़ या भूकंप को छोड़कर बाकी किसी भी वजह से गिर जाए तो सीधे सीधे सरकार और प्रशासन की नाकामी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब एक थ्योरी दी जा रही है कि महिसागर नदी जिस पर यह पुल बनाया गया था, उसमें मॉनसून के सीजन में ज्यादा पानी आ जाता है, जिसकी वजह से हादसा हो गया। लेकिन ये कितनी बेतुकी बात है। क्या जब यह पुल बनाया गया था तब पुल नदी पर नहीं होकर किसी रेगिस्तान में बनाया गया था क्या? तब उन्हें नहीं मालूम था कि मॉनसून के दिनों में इसमें पानी में उतार चढ़ाव होगा? तब तो पता होगा ना कि बरसात में पानी बढ़ेगा, या फिर उसके बारे में सोचा नहीं गया था? और ये कितना बोगस आर्गुमेंट है कि पुल का कोई पिलर नहीं टूटा है, स्पैन टूटा है। तो पानी के वेग से टूटने वाली जो थियरी है एकदम बोगस थियरी है। रोड एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि बार बार पुलों के टूटने का पैटर्न एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां रेगुलर जांच के लिए सरकारों के पास न तो फंड है और न तो संसाधन, और अगर है भी तो सबसे बढ़कर इच्छा शक्ति नहीं। और ठेकेदारों का क्या है? उनका प्रॉफिट हुआ, अपना निकल ली, बाकी जनता मरती है तो मरती रहे। इंटरनेशनल मैगजीन स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, इसने साल 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। 1977 से 2017 तक भारत में पुलों की विफलताओं का पूरा विश्लेषण उसमें किया गया था। उसके मुताबिक पिछले 40 सालों में 2130 पुल ढह चुके हैं, जिनमें से 200 पुल समय के साथ मटेरियल खराब होने की वजह से टूटे और ओवरलोडिंग की वजह से 60 पुल टूटे। पिछले साल अगस्त में जारी की गई एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक पिछले 5 सालों में 2019 से 2024 के बीच 42 छोटे बड़े पुल ढह चुके हैं। पिछले साल सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा था कि 2021 से 24 तक पिछले 3 सालों में अकेले नेशनल हाईवे पर 21 पुल ढह गए हैं। बीते 15 जून को पुणे के कुंडमाला में इंद्रायणी नदी पर बने लोहे का पुल ढह गया था। उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी आपको, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसी गुजरात में जहां एक गंभीरा पुल टूटा है, इसी राज्य में 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज टूट गया था। 135 लोग मारे गए, 56 लोग घायल हो गए। बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। लगभग हर महीने ही एक आध पुल टूटने, ढहने, दरकने की खबर आ जाती है। IBMS एक संस्था है, इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम। इस संस्था ने 23-24 में एक सर्वे रिपोर्ट जारी किया कि देश भर में छोटे बड़े 5300 पुल, 5300 पुल जर्जर हालत में। इन पुलों की जगह नए ब्रिज बनाने को लेकर अब क्या किया जा रहा है, यह सरकार को बताना चाहिए। लेकिन ये आंकड़े सार्वजनिक हैं। 5300 पुल।
भाई इस देश में पुराने पुल तो टूट ही रहे हैं, बहुत तेरे तो ऐसे हैं कि उद्घाटन के साथ ही दर्द दे रहे हैं। जैसे ठाणे के इस पलावा फ्लाईओवर को देखिए, 4 दिन पहले ही इसका उद्घाटन किया गया और अब ये फ्लाईओवर एक स्कीडिंग जोन में तब्दील हो गया, यानी चढ़ेंगे तो फिसलना तय मानिए। 562 मीटर लंबा फ्लाईओवर महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है, लेकिन बारिश के बाद फ्लाईओवर पर यहां वहां पड़ी बजरी दिखाई दे रही है, कीचड़ दिख रहा है और पानी के साथ बहता सीमेंट दिख रहा है, रिसाव है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि डामर यानी कि ऊपर की जो परत है टार, वो खराब तरीके से बिछाई गई है। जाहिर है कि बारिश में यह सतह बहुत खतरनाक है, जिसके कारण वाहन फिसल रहे हैं। आने जाने वाले लोग कह रहे हैं कि फ्लाईओवर की सतह इतनी खराब है कि यह किसी नए बने ढांचे की बजाय पुराने जर्जर रास्ते जैसा लग रहा है। खराब सड़क के कारण 2 व्हीलर वाले तो दहशत में हैं ही, इस पर चढ़े तो फिसलने का डर तो बना ही है। सोशल मीडिया पर इसके निर्माण को लेकर जब सवाल उठे, वीडियो बनाया गया और ये वीडियो जब वायरल हुआ, फजीहत हुई, तो एमएसआरडीसी ने दावा किया कि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन बारिश के कारण कुछ हिस्सों में मरम्मत की जरूरत है और उसको जल्द ही हम करेंगे। भाई ये कौन सी बात हुई? 1 हफ्ते पहले जो पुल बना है उसमें इतनी 50 दिक्कतें हैं, आपको बनाते के साथ मरम्मत की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब है कि आपने बहुत ही घटिया बनाया है और इस पर उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो एक छोटी सी सफाई देकर और निकल रहे हैं और सरकारें हैं कि उनकी सफाई को स्वीकार कर ले रही। अब ये सरकार कौन सी सरकार है और इन सरकारों का इसमें क्या योगदान है, क्या मिलीभगत है, यह भी सोचने की जरूरत है। नए नए पुलों का यह हाल देखकर इसलिए भी हैरानी होती है कि इसी देश में आज भी अंग्रेज, बल्कि यहां तक कहिए कि मुगलों के दौर में बने पुल आज भी चल रहे हैं साहब, और हमारे बनाए पुल चालू होते ही दरक रहे हैं। असम के शिवसागर में नामदांग नदी पर नामदांग ब्रिज है, देखिए उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। पता है कब बना है? 1703 में अहोम राजा थे रुद्र सिंह द्वितीय, उन्होंने बनवाया था। और बताया जाता है कि इसको बनाने में पारंपरिक सामग्री जैसे कि चावल, अंडे, काली दाल, नींबू और पत्थर को मिला करके पुल तैयार किया गया था। सीमेंट भी नहीं लगा इसमें। 1703 में बना पुल जिसमें न सीमेंट है, न सरिया है, न स्टील है, यह पुल आज भी चल रहा है। तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। 3 सदी बाद भी न जाने कितने भूकंप, बाढ़ और दूसरी आपदाएं झेली है इसने, लेकिन आज भी खड़ा है। और हमारे यहां 40 साल में सो कॉल्ड जो मेगा स्ट्रक्चर बन रहा है, उसका स्पैन जो है वो ऐसे भर भरा कर गिर जा रहा है। कमाल ही हो रहा है इस देश में। कुछ पुल तो ऐसे भी बन रहे हैं कि बनने के क्रम में ही टूट जा रहे हैं। बिहार में ऐसे 2-3 पुल तो आपने भी पिछले 1-2 साल में देख लिया होगा कि एक तरफ से बन रहे हैं और दूसरी तरफ से टूट रहे हैं। कमाल की टेक्नोलॉजी चल रही है बिहार में। तो उत्तर प्रदेश में काली नदी पर नदरई जल सेतु है, 1878 में बना था। 1889 में जब बाढ़ आई तो फिर से इसमें मरम्मती का कार्य हुआ, लेकिन यह जल सेतु आज भी नहर प्रणाली के लिए उपयोग में है और भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा जल सेतु माना जाता है। गुजरात के भरूच में 1881 में बना गोल्डन ब्रिज आज भी एक्टिव है, अंग्रेजों ने बनवाया था। नर्मदा नदी पर 143 साल पुराना पुल और रेल दोनों का जो ब्रिज है, डबल ब्रिज, आज भी रेल और सड़क यातायात दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका निर्माण कंक्रीट और स्टील दोनों से किया गया था, चल रहा है। और आप और हम जो पुल बना रहे हैं वो ऐसे भरभरा के गिर रहे हैं। कालका शिमला रूट, इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। 1898 से 1903 के बीच बनाए गए थे। यह भी मिसाल है पहाड़ी इलाके में। हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे मार्ग पर ऐसे 664 छोटे बड़े पुल हैं, जिनमें से कई कंक्रीट के बने हुए।
इसमें जो पुल नंबर 541 और 226 है वो अपनी 4-4, 5-5 मंजिला मेहराबों के लिए प्रसिद्ध हैं। आप तस्वीरें देखिए इसकी, विश्व धरोहर है ये, और आज भी इससे होकर ट्रेनें गुजरती हैं। हजारों की संख्या में सैलानी आते जाते हैं। इन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के बताने का मतलब ये नहीं है कि जो काम हमारे यहां हो रहा है वो सारा काम दोयम दर्जे का है, लेकिन फैक्ट ये है कि सड़क निर्माण की रफ्तार के मामले में आज भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में जरूर शामिल हो गया है। लेकिन सड़क और पुल बनाने के साथ साथ यह भी तय करना होगा कि वो टिकाऊ हो। अगर पुल टिकेंगे नहीं, सड़कें टिकेंगी नहीं, तो रफ्तार से बनाने का क्या फायदा साहब? उस रफ्तार का क्या करेंगे जो रफ्तार जानलेवा साबित हो जाए? देश का मूड मीटर में अब रुख करते हैं अगली स्टोरी का और आपको बताते हैं कि आज बिहार में चक्का जाम कराने वाली इंडी गठबंधन ने कैसे अपनी ही फजीहत करवा ली। बिहार में आज इंडी गठबंधन के विरोध प्रदर्शन का दिन था। वोटर अपग्रेडेशन को लेकर सियासी बवाल जो मचा हुआ है, उस पर शक्ति प्रदर्शन के लिए आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने आज सड़क पर निकलकर प्रदर्शन करने का फैसला किया। कई दिनों की तैयारी के बाद बिहार बंद की हुंकार भरी गई, लेकिन बिहार का चक्का जाम करने का जो पूरा एजेंडा था, आरजेडी से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं के लिए कैसे उनकी भद पिटवा गया, आज हम आपको उसकी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। चक्का जाम उनके लिए घनघोर बेइज्जती का आयोजन बनकर रह गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और जिसकी चर्चा अब चटखारे लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही। सवाल उठ रहे हैं कि बिहार बंद के नाम पर शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में अपना चक्का जाम क्यों करवा लिया? इंडी गठबंधन के बिहार बंद से देश को क्या मैसेज गया? देश के मूड मीटर में इस बात पर मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये 3 तस्वीरें देखिए। इंडी गठबंधन ने बिहार के हर गांव और शहर में चक्का जाम की तैयारी की। बिहार में तेजस्वी ने खुद इसकी रणनीति बनाने का मोर्चा संभाला और दिल्ली से सारे काम धाम छोड़कर राहुल इसके लिए खास तौर से बिहार पहुंचे। मैसेज यह देना था कि नीतीश बीजेपी की सरकार के खिलाफ पूरा इंडी गठबंधन एक, और इस प्रदर्शन का असर दिल्ली तक दिखाई देगा। लेकिन ये तीनों तस्वीरें बता रही है कि बिहार का चक्का जाम करने के चक्कर में इंडी गठबंधन ने अपनी ही घनघोर बेइज्जती करवा ली। इसमें पहली तस्वीर देखिए, ये पटना की तस्वीर है। इसमें तेजस्वी और राहुल के रथ पर कन्हैया कुमार को ही चढ़ने से रोक दिया गया, पप्पू यादव को चढ़ने से रोक दिया गया। वो कन्हैया कुमार जिन्हें राहुल ने बिहार में कांग्रेस में प्राण फूंकने का जिम्मा दिया हुआ था, उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया और इससे क्या मैसेज गया, इस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन जरा दूसरी तस्वीर पर गौर करिए। यह तस्वीर बिहार के वैशाली जिले की है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि चक्का जाम करने का जिम्मा आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा भैंसों को दे रखा। इस तस्वीर ने भी दिलचस्प संदेश दिया है, उस पर भी मैं आगे बात करूंगा। अब जरा तीसरे तस्वीर पर गौर कीजिए। जो सवाल उठा रहा है कि क्या बिहार बंद के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जुटाने के लिए विपक्षी पार्टियों को क्रिकेट मैच का दांव लगाना पड़ रहा है। यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन अभियान को गलत ठहराया जा सके। विपक्षी पार्टियों के वोटर का नाम वोटर लिस्ट से काटने का आरोप लगाया जा सके। इसके लिए तेजस्वी ने चुनाव आयोग को गोदी आयोग कहकर हमला बोला। राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का महाराष्ट्र मॉडल लागू करने का आरोप लगाया, लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग दिख रही। पहले दोनों के बयान सुनिए और फिर आगे बात करेंगे। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार
जा रही है। ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हरगिज नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब क्रांति केवल रानू में नहीं होगा। तो राहुल और तेजस्वी ने यह बयान पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से बिहार बंद की शुरुआत करते हुए दिया। एकजुटता का संदेश देने के लिए दोनों नेता खास रणनीति के तहत एक ही रथ पर सवार हुए थे। लेकिन रैली के दौरान बीच रास्ते में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी जो बता रही थी कि मामला गुड़ गोबर। वीडियो पर जरा गौर करिए। इसमें बिहार कांग्रेस के बड़े नेता कन्हैया कुमार दिख रहे हैं। कन्हैया वही नेता हैं जिन्हें राहुल ने बिहार कांग्रेस में जान फूंकने का जिम्मा दे रखा है। आने वाले बिहार चुनाव में कन्हैया से सियासी रणनीति और चुनावी अखाड़े में बड़े प्रदर्शन की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन बिहार बंद के इस आयोजन में उन्हीं कन्हैया कुमार की ऐसी फजीहत कर दी गई कि क्या ही कहा जाए। राहुल तेजस्वी के रथ पर उन्हें सवार ही नहीं होने दिया गया। वो कहते रहे, समझाते रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। जबकि आरजेडी के नेता रथ पर सवार हो रहे थे। यही हाल पप्पू यादव का था। कन्हैया कुमार के साथ पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और बाहुबली पप्पू यादव भी इस रथ पर सवार होना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया। वो हाथ बढ़ाए रखा उन्होंने, लेकिन किसी ने उनका हाथ थामा नहीं। दुनिया भर की मौजूदगी में जैसे दोनों नेताओं की फजीहत हुई, उससे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं बिहार बंद के दौरान या बिहार बंद के बहाने उन्हें औकात दिखाने का खेल तो नहीं खेला गया। क्या तेजस्वी के इशारे पर पप्पू यादव को रथ पर चढ़ने से रोक दिया गया? पप्पू यादव कभी लालू कुनबे के खास हुआ करते थे, लेकिन अब वो अपनी राजनीति से आरजेडी का पत्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव के लिए मौका राहुल के करीब जाकर कांग्रेस में फिर से अपनी गोटी सेट करने का था, लेकिन बिहार बंद ने उनका दांव बिगाड़ दिया। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट से पूर्णिया से लड़ना चाहते थे। तब तेजस्वी के कहने पर उनका पत्ता कटा था, लेकिन बिहार बंद में कन्हैया कुमार की अनदेखी क्यों की गई? चलिए, पप्पू यादव की बात तो समझ में आती है कि तेजस्वी और पप्पू यादव में 36 का आंकड़ा है और चूंकि उसी मंच पे तेजस्वी मौजूद थे, तो इसीलिए जानबूझकर पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया उसको। लेकिन कन्हैया को क्यों रोका गया? क्यों उन्होंने राहुल तेजस्वी के रथ पर चढ़ने से उन्हें मना कर दिया गया? वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो रथ पर लगभग चढ़ चुके थे, लेकिन उन्हें फिर नीचे उतार दिया गया। क्या कन्हैया को भी तेजस्वी के इशारे पर रथ पर चढ़ने से रोका गया? यह सवाल इसलिए है क्योंकि तेजस्वी ने बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो अभियान छेड़ रखा था राहुल गांधी और कन्हैया कुमार ने, उसका सीधा सीधा नुकसान आरजेडी को हो रहा था। मार्च में कन्हैया ने नौकरी दो और पलायन रोको ये यात्रा निकाली थी। उससे आरजेडी को थोड़ी असहजता हो रही थी, क्योंकि इस यात्रा से लालू यादव के सरकार के दौरान जंगल राज का मुद्दा भी लगातार उछल रहा था। सवाल यही है कि क्या कन्हैया और पप्पू यादव को इन्हीं वजहों से राहुल और तेजस्वी के रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया? क्योंकि तेजस्वी को लगता है कि अगर यहां कांग्रेस मजबूत होती है तो ये आरजेडी के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। वो कांग्रेस को साथ तो रखना चाहते हैं, लेकिन एक कमजोर पार्टनर के तौर पर। बड़ा सवाल यह भी है कि राहुल गांधी इस पर चुप्पी साधे क्यों रह गए? क्या बिहार में एनडी गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं? नीतीश की पार्टी जेडीयू अब इस पर चुटकी ले रही है। तो बिहार का वैशाली जिला जो आरजेडी का गढ़ कहलाता है, जरा वहां से आई तस्वीर भी देख लीजिए।
यहां अजब गजब अंदाज में चक्का जाम किया गया, सड़क पर भैंसें उतार दी गई। तस्वीरों में देखिए लालू के जमाने के बुजुर्ग हाथों में लाठी थामे भैंसों की निगरानी कर रहे हैं और तेजस्वी युग के आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर चादर बिछाकर चक्का जाम की नई छवि बिहार की जनता के सामने पेश कर रहे हैं। माहौल बनाने के लिए कुछ टायरों को भी जला लिया गया। जमीन पर लेटे लेटे तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि आरजेडी की तरफ से क्या इन्होंने अकेले ही बिहार बंद का जिम्मा संभाल रखा था? बिहार के शेखपुरा से आई ये तस्वीर भी दिलचस्प है। शेखपुरा भी आरजेडी का इलाका माना जाता है। यहां भी आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर भैंस लेकर चक्का जाम के लिए उतरा। आरजेडी के एक नेताजी ने भैंस पर चढ़कर लालू यादव जैसा पोज देने की कोशिश की, लेकिन भैंस बिदक गई। नेताजी को पटकनी लग गई। लगता है उसे पता नहीं चारे घोटाले का एपिसोड याद आ गया होगा, इसलिए भैंस ने इस तरीके से बिहेव किया। सवाल तो यह भी है कि जिस तरह राजनीतिक प्रदर्शन में इनसे भैंसें नहीं सध रही है, क्या आरजेडी के कार्यकर्ताओं को साधने में कुछ उसी तरह का हाल हो रखा है क्या? सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार के वैशाली में चक्का जाम के लिए जुटे कार्यकर्ता नारेबाजी और हंगामा काटने की जगह क्रिकेट खेलने में ज्यादा मस्त दिखे। इन सब तस्वीरों के बीच बिहार बंद की बहुत सारी और तस्वीरें आई, जिसमें रेल रोकने से लेकर तमाम दूसरे तरह के हंगामे दिखाई दी। जोर जबरदस्ती का माहौल था, लेकिन बीजेपी इस पर जो सवाल उठा रही है उसका जवाब देने से इंडी गठबंधन लगातार बच रहा है। और वो सवाल ये है कि क्या बिहार में उन्हें वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए जिन्हें फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल कराया गया है? बिहार बंद में इंडी गठबंधन को इसका जवाब एक तरीके से बिहार बंद के साथ साथ इसका जवाब भी देना चाहिए विपक्ष को कि भाई आखिर ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट में जगह क्यों मिलनी चाहिए जो कि इस देश के नागरिक नहीं है। और अगर वोटर लिस्ट को कि शुद्धिकरण का काम चल रहा है, ऐसे लोगों को हटाने का काम चल रहा है जिनकी या तो मृत्यु हो गई है, जो या लंबे समय से बिहार में नहीं रहते हैं, या जो अवैध तरीके से गलत तरीके से दूसरे देशों से आकर के बांग्लादेशी रोहिंग्या ऐसे लोग जिन्होंने वोटर लिस्ट में अपनी जगह बना ली है, अगर उनको हटाने का काम हो रहा है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? पहली बात यह भी आप समझिए कि यहां पर जो विपक्षी गठबंधन है वो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि इससे गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, मुसलमानों के इनके जो वोट हैं वो कट जाएंगे। भाई ऐसा किस आधार पे वो कह रहे हैं? इसके पीछे दलील जो है, इसका आधार क्या है? भाई वोट जो काटे जा रहे हैं किसी पार्टी के वोटर को देखकर वोट नहीं काटे जाएंगे। वोट सिर्फ उन्हीं के काटे जा रहे हैं, नाम सिर्फ उन्हीं के काटे जा रहे हैं जिनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं है, या तो बिहार में नहीं रहते हैं, या जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में जिन्होंने अपना नाम दर्ज कर रखा है। तो फिर विपक्षी पार्टियों को यह क्यों लगता है कि ऐसे लोग सिर्फ उनके ही वोटर हैं? और अगर ऐसा लगता है तो यह अपने आप में एक सवाल है कि भाई वैसे सारे लोग जो कि या तो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में हैं, या जिसको एक तरीके से बोगस वोट कहा जाए, वो सब आप ही के वोटर हैं। तो फिर तो आपको जवाब देना चाहिए। और जब बीएलओ के साथ 1.5 लाख बीएलए, जिनको कि बूथ लेवल एजेंट कहते हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, अगर वो भी घूम रहे हैं और वो भी इसका सत्यापन कर रहे हैं कि एक भी नाम ऐसा नहीं कटे जो कि जेन्युइन हो, तो फिर ये शिकायत क्यों है विपक्षी पार्टियों की कि इसमें हेरफेर की जा रही है? भाई 1.5 लाख बीएलए बहुत होते हैं, हर बूथ पर उनके लोग हैं, पार्टियों के लोग हैं, फिर भी हेरफेर की शिकायत की जा रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना चाहिए विपक्षी पार्टियों को। और जो इससे जुड़े सवाल हैं उस पर चुनाव आयोग लगातार सफाई दे रहा है, आंकड़े दे रहा है। जनता को विपक्ष के इस एजेंडे के साथ साथ चुनाव आयोग के उन आंकड़ों पर भी नजर जरूर डालनी चाहिए। तो देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध। मेजर गौरव आर्या। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के